चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 231 पहली बार में दर्द होता है। सभी लकड़ियां ज्योति के साथ अंश के कमरे में बैठी बातें कर रहे थी। आज अंश के कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे बेड पर फूलों की झल्लर लगी हुई थी, जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। उस बेड पर ज्योति किसी नई दुल्हन की तरह बैठी थी। वही जानवी उसे आराम करने की बोल के जैसे ही बाहर जाने को हुई, ज्योति उसे रोक आहान के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में जानवी ने कहा कि आहान आज उसके और ध्रुव के पास सोएगा। आहान के बारे में सुन के ज्योति कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से आहान को अपने पास सुलाने की बात करती है। ज्योति की बात सुन सभी लकड़ियां एक दूसरे को देखती है। वो समझ रही थी कि ज्योति आहान को अपने पास सुलाने की बात क्यों कर रही थी, क्योंकि अंश के बिहेव को देखकर सभी को मालूम था अंश और ज्योति का रिश्ता नॉर्मल नहीं होने वाला। वही जानवी अपना सर हाँ में हिला के आहान को ज्योति के पास छोड़ जाती है। आगे रात के करीब 1 बजे अंश अपने स्टडी रूम से बाहर निकल के अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी बूहे रूम की डेकोरेशन देखकर आपस में मिल गई। अंश धीरे धीरे चल के कमरे में आया और अंदर आते ही उसकी नजर बेड पर सो रही ज्योति और आहान पर पड़ी। ज्योति ने इस वक्त अपने कपड़े बदल लिए थे। वो एक सिंपल सूट पहने आहान को अपने सीने से लगा के सो रही थी। वही आहान भी ज्योति के सीने से चिपक के सुकून से सो रहा था। अंश आहान और ज्योति को इतने प्यार से सोते देख बेड के करीब जाके खड़ा हो गया और उन दोनों को देखने लगा। बाकाई ज्योति और आहान को इस वक्त देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि आहान ज्योति का बेटा नहीं है। कुछ देर उन दोनों को देखने के बाद अंश बाथरूम की तरफ चला गया और करीब आधे घंटे में अंश एक टी-शर्ट और लोवर पहने बाहर आया और एक नज़र बेड पर डाल के सोफे की तरफ बढ़ गया। लेकिन ये क्या, उसके रूम से सोफा गायब था। रूम में सोफा ना देख अंश अपनी आंखें बंद करके खुद में बुदबुदाया मॉम डॉट। फिर अंश अपनी आंख खोल के बालकनी की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी बालकनी से भी उसका काउच गायब था। अंश अपने रूम से सब कुछ गायब देख अपना सर हिला देता और कमरे के अंदर आकर बेड को देखने लगा। बेड पर अभी ज्योति और आहान के सोने बाद भी बेड पर अभी इतना स्पेस था कि अंश फेल के ना सही, लेकिन एडजस्ट होके सो सके। अंश कुछ पल देखने के बाद बेड के करीब बढ़ा और ज्यादा ना सोचते हुए धीरे से बेड पर लेट गया। बेड पर लेटने के बाद भी अंश आहान और ज्योति से थोड़ी दूरी बना के सो रहा था। वो नहीं चाहता था कि नींद में उसके हाथ या पैर ज्योति को टच हो। अंश ने आज ड्रिंक की हुई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थी। अंश को अभी बेड पर लेटे थोड़ी ही देर हुई थी और कुछ थकान और कुछ ड्रिंक होने की वजह से अंश की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। वही ज्योति, जिसकी नींद अंश के कमरे में आते ही खुल गई थी, लेकिन उसने अपनी आंखें खोल के अंश को ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो जाग रही है। ज्योति अंश की सोने बाद धीरे से उठ के अंश की तरफ देखती ही, जो बिना ब्लैंकेट ओढ़े बेड के एक कोने पर सिमट के सो रहा था। अंश को ऐसे सोते देख ज्योति कुछ पल अंश के चेहरे को गौर से देखती है, जिसकी आंखों के नीचे आंसुओं के निशान थे। अंश को कुछ पल देखने के बाद ज्योति धीरे से अंश को ब्लैंकेट ओढ़ा देती है और खुद वापस अपनी जगह पर लेट के आहान को अपने सीने से लगा लेती है और आहान के सर पर हल्के हल्के थपकी देकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अंश का कमरा। अंश इस वक्त पीठ के बल बेड पर फेल के सो रहा। वही आहान अंश के ऊपर आधा लटक के सो रहा था। उसका सर अंश की पीठ पर था, वहीं उसके पैर बेड पर लगे हुए। वही ज्योति इस वक्त अंश की एक बाजू के नीचे दब के सो रही थी। ज्योति अंश के सामने किसी खरगोश के बच्चे की तरह वो एकदम पतली दुबली थी। वही अंश एक हट्टा कट्टा लकड़ा। ज्योति उसके बहुत छोटी लगती है। ज्योति का चेहरा इस वक्त अंश के चेहरे के एकदम सामने था। अंश की सांसें इस वक्त ज्योति के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे ज्योति के चेहरे पर आ रहे उसके बाल हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रहे थे। तीनों सोते वक्त एकदम फेक्ट फैमिली लग रही थी। थोड़ी ऐसे ही सोने के बाद अंश, जो डेली सुबह के 6 बजे उठता था, आज भी उसकी आंख सुबह जल्दी खुली
और आँख खुलते ही अंश की नज़र ज्योति के सोते हुए चेहरे पर पड़ी, जो सोते वक्त बहुत मासूम और क्यूट लग रहा था। ज्योति के चेहरे को अपने इतने करीब देख अंश की बोहें आपस में मिल गई, और वो जैसे ही ज्योति से दूर हटने को हुआ, उसे फील हुआ कि आहान उसके ऊपर सो रहा है। ये फील होते हैं अंश अपनी जगह पर वापस लेट गया और अपने और ज्योति के चेहरे के बीच एक मीडियम दूरी बना लेता है। अंश अपना हाथ, जिसने ज्योति को उसने अपने करीब होल्ड किया हुआ था, उसे धीरे से जानवी के ऊपर से हटा लेता है। आहान को खुद के ऊपर से आराम से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आहान को अपने ऊपर से उतार ही नहीं पा रहा था। सुनो, अंश धीरे से ज्योति को उठाने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन ज्योति, जो इस वक्त गहरी नींद में थी, उसे अंश की आवाज सुनाई ही नहीं दी। सुनो, अंश वापस आवाज लगा के बोला। अंश के वापस आवाज लगाने पर ज्योति धीरे से अपनी आँख खोल के सामने देखती है, जहां अंश उसके करीब लेटा उसके चेहरे को देख रहा था। अंश को अपने करीब देख ज्योति की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दबाजी करके उठने की कोशिश करती है, और जल्दबाजी करने के चक्कर में ज्योति ब्लैंकेट में उलझ गई और धम की आवाज के साथ बेड के नीचे गिर गई। ज्योति बेड के नीचे गिरते ही एकदम से करा उठी। वही ज्योति को गिरते देख अंश, जिसके ऊपर आहान लेटा था, वो अब ज्यादा न सोचते हुए आहान को अपने ऊपर से बेड पर सरका देता और खुद बेड पर सरक के बेड के दूसरी तरफ नीचे देखने लगा, जहां ज्योति अपनी कमर पर हाथ लगा के डली थी। ज्योति दर्द से अपनी आंखें नीचे नीचे डली अपनी कमर पर हाथ रखे रही। वही अंश, जो ज्योति को देख रहा था, उसकी नजरें ज्योति के चेहरे से हट के उसके गले पर जाके अटक गई, क्योंकि ज्योति ने सोते वक्त अपनी चुन्नी नहीं ली थी, जिसकी वजह से उसका सुरहरी दार गला और उसकी कॉलर बोन साफ साफ दिख रहा था। अंश, जिसकी नजर ज्योति के गले पर अटक गई थी, वही ज्योति धीरे से अपनी आँख खोल के सामने अंश को देखती है, जो बेड के ऊपर लेटा अपना सर झुका के उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी नजर अपने चेहरे पर ना देख उसकी नजर का पीछा करती है और उसकी नजरें अपने गले पर देख ज्योति जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती है। ज्योति के ऐसे ब्लैंकेट डालने पर अंश झेंप गया और वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा लेता है। वही ज्योति धीरे से बेड पकड़ के उठ के सीधी खड़ी हुई तो उसकी सिसकी निकल गई और वो अपनी कमर पर हाथ रख लेती है। ज्योति को अपनी कमर पर हाथ रखते देख अंश एक नजर देख बेड से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ज्योति को दर्द में देख अंश रुका और वापस रूम में आके ड्रॉर से पेन किलर स्प्रे निकल के बेड पर रख बिना ज्योति से कुछ कहे बाथरूम में चला गया। वही ज्योति, जो अपनी कमर पर हाथ रख के खड़ी थी, अंश के स्प्रे रखने पर वो अंश की तरफ देखने लगी, जो बाथरूम में जा चुका था। अंश के जाने बाद ज्योति स्प्रे देख मुस्कुरा दी और उसे उठा के अपनी कमर पर चोट वाली जगह पर स्प्रे कर लेती है। ज्योति स्प्रे करने के बाद कुछ करती उसे पहले ही बेड पर आहान उठ के बैठ गया और ज्योति को देखने लगा, जो बेड अपनी कमर को मिरर में देख रही थी। लेकिन आहान को उठते देख ज्योति मुस्कुरा के आहान के पास चली गई और उसे अपनी गोद में उठाते हुए उसके होठों पर लाइट किस करके बोली, गुड मॉर्निंग बाबू। वही आहान ज्योति के किस करने पर मुस्कुरा दिया और उसके गालों पर अपने हाथ रखे उसे खेलने लगा। ज्योति आहान के ऐसे करने पर मुस्कुरा दी। ज्योति आहान को अपनी गोद में उठा तो लेती है, लेकिन उसे अब भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर में अंश बाथरूम से नहा के एक बाथरोब पहने बाहर आया और आते ही उसकी नजर बेबी वॉकर में बैठे आहान पर पड़ी। आहान को देख अंश के होठों पर मुस्कान आ गई और वो झुक के आहान को वॉकर से निकाल के अपनी गोद में लेते हुए धीरे से आगे बढ़ के उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। अंश के किस करने पर आहान अपना चेहरा अंश के चेहरे से दूर कर लेता है। क्यों किया? अंश की सेव आहान को चुभ गई थी, जिसे देख अंश मुस्कुरा दिया। वही ज्योति, जो आहान और अपने कपड़े निकाल के ला रही थी, अंश के आहान के होठों पर किस करने पर ज्योति को ना जाने क्यों ऐसा लगा कि अंश ने उसके होठों को चूमा हो। ये सोचते ही ज्योति का चेहरा बल्स करने लगा। वो कुछ देर अंश और आहान को देखती है, फिर धीरे से आगे बढ़ के अंश से आहान को मांगती है ये कहे कि वो उसे नहला देगी।
अंश ज्योति के आहान को मांगने पर बिना उसकी तरफ देखे आहान को ज्योति की गोद में देकर खुद क्लोसेट में चला गया और ज्योति अंश के जाने के बाद बाथरूम में। करीब 2 घंटे बाद ज्योति इस वक्त एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होके नीचे आ रही थी। आहान को पहले ही अंश नीचे ले आया था। ज्योति को नीचे आते देख सुजाता और बाकी सब मुस्कुरा दिया। वही ज्योति नीचे आके सबसे पहले सुजाता जी के पैर छूती है, जिसपे सुजाता जी उसके सर पर हाथ फेर के प्यार से बोली, दूधो नहाओ पुतो फलो। सुजाता जी का आशीर्वाद सुन ज्योति मुस्कुरा दी और डाइनिंग टेबल पर बैठे अंश का चेहरा बन गया। ज्योति सुजाता जी के बाद महेंद्र जी के पैर छूती है और महेंद्र जी उसके सर पर हाथ तक देते हैं। थोड़ी देर में सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद ज्योति की मुंह दिखाई करते हैं, जिसमें बालिया परिवार के कुछ लोग, दोस्त और कुछ पड़ोसी शामिल थे। मुंह दिखाई के बाद सभी लकड़ियां ज्योति के साथ उसके कमरे में आके बैठ गई। क्या बात है, ज्योति कमर को बड़ा सहलाया जा रहा है, लगता है काफी दर्द हो रहा है। रूही शरारत से हंसते हुए ज्योति से बोली, जो अब भी अपनी कमर पर हाथ फेर रही थी। रूही के ऐसे बोलने पर सभी लकड़ियां हंस दी। सभी को अपने ऊपर हंसते देख ज्योति जल्दी से अपना हाथ अपनी कमर से हटा के सीधी बैठ गई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही थोड़ा दर्द हो रहा था इसलिए। कोई बात नहीं ज्योति, हम लोग भी इस ऐसे ही होने वाले दर्द से गुजर चुके हैं। पहली बार में सबके साथ होता है, टेंशन मत लो, 1-2 बार में नॉर्मल हो जाएगा। हमें ही देख लो, कल रात को किया था, लेकिन देखकर लगता है मैंने कल रात क्या किया होगा। रूही इठला के बोली। रूही, तुम और रोहन को कल पर्सनल रूम क्या मिल गया? तुम तो हमारी बेडशीट गंदी करने पर उतर आए। एक बात पहले ही बता रही हूँ, अगर हमारी एक भी बेडशीट गंदी करके गए ने तो उस बेडशीट को कपूर मिशन भेज के तुम दोनों से हो वॉश करवाऊंगी। रूही की बात सुन जानवी जल्दी बोली। जानवी के ऐसे बोलने पर रूही कुछ देर चुप रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, जानवी, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि ध्रुव भाई जब तुम्हारे क्लोज आते होंगे तो हर बार बेडशीट गंदी करके हो छोड़ते हैं नहीं, जिसे फिर कोई देख ना ले, इसलिए तुम्हें ही वॉश करना पड़ता होगा। रूही वापस शरारत से हंसते हुए बोली। रूही की बात सुन सभी लकड़ियां जानवी पर ठका मार के हंस पड़ी और बेचारी जानवी अब चुप हो गई, क्योंकि रूही की बात कहीं ना कहीं सही थी। ध्रुव जब भी उसके करीब आता था उसकी हालत खराब कर दिया करता था, वैसे नहीं वैसे बाली। सभी लकड़ियां अब अपने अपने पतियों की बुराई करने लगी। वही ज्योति बस सभी के बीच बैठ के उनकी बातें सुनते हुए शर्मा रही थी, क्योंकि वो लकड़ियां बातें कम अपनी से लाइफ का डिस्कशन ज्यादा करती थी, जिसे सुन के अच्छे खासे इंसान की तो शर्म ही आ जाए। ऊपर से उनके बीच बैठी गायनोकोलॉजिस्ट, जो उन सभी लड़कियां को फिलहाल बेबी ना करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये बता रही थी, जिसे सुन के ज्योति का चेहरा इस वक्त मानो किसी पके टमाटर की तरह लाल पड़ रहा था। ज्योति की भले शादी हो चुकी थी, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में यहाँ बात चल रही थी वो टॉपिक वाला चैप्टर अभी ज्योति की जिंदगी में शुरू हुआ ही नहीं था। वो अभी भी एक लड़की थी। लेकिन ये बात इन लोगों को कौन समझाए? इन लोगों ने तो ज्योति की हालत देखकर ही डिसाइड कर लिया कि अंश और ज्योति के बीच कल रात वो सब हुआ जो एक नॉर्मल पति पत्नी के बीच होता है। थोड़ी देर वैसे बातें करने के बाद वो लोग ज्योति को आराम करने की बोल के अपने अपने कमरों में चली गई। वही आज सारे लड़के एक साथ टेरेस पर बैठे हुए थे। सब लड़के तो लड़कियां की तरह अपनी से लाइफ का टॉपिक नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ जो किसी की बीबी है तो वही किसी की बहन। अब एक लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ उसकी बहन के साथ अपनी चल रही से लाइफ का डिस्कशन तो नहीं करेगा, इसलिए उनके पास सिर्फ एक टॉपिक था, वो था बिजनेस। मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। ज्योति की भले शादी हो चुकी थी, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में यहाँ बात चल रही थी वो टॉपिक वाला चैप्टर अभी ज्योति की जिंदगी में शुरू हुआ ही नहीं था। वो अभी भी एक लड़की थी। लेकिन ये बात इन लोगों को कौन समझाए? इन लोगों ने तो ज्योति की हालत देखकर ही डिसाइड कर लिया कि अंश और ज्योति के बीच कल रात वो सब हुआ जो एक नॉर्मल पति पत्नी के बीच होता है। थोड़ी देर वैसे बातें करने के बाद वो लोग ज्योति को आराम करने की बोल के अपने अपने कमरों में चली गई। वही आज सारे लड़के एक साथ टेरेस पर बैठे हुए थे।
अब लड़के तो लड़कियां की तरह अपनी से लाइफ का टॉपिक नहीं उठा सकते हुए कि यहाँ जो किसी की बीबी है तो वही किसी की बहन। अब एक लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ उसकी बहन के साथ अपनी चल रही से लाइफ का डिस्कशन नहीं करेगा, इसलिए उनके पास सिर्फ एक टॉपिक था, वो था बिजनेस। आगे सभी का आज का दिन ऐसे ही निकला। शाम होते होते सभी लकड़ियों ने संगीत के लिए तैयार होना शुरू कर दिया था। श्रेया के कमरे में अधीर इस वक्त एक ब्लैंकेट से अपनी कमर ढक के बेड से टेक लेकर बैठा श्रेया को देख रहा था, जो शायद अभी बाथरूम से नहा के बाहर आई थी। उसने इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ था और वो इस वक्त हेयर ड्रायर से अपने बाल सूखा रही थी। आप ना बहुत गंदे हो, मैंने कितना मना किया था, शाम को संगीत है, मुझे डांस करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। श्रेया मिरर से अधीर को घूर के बोली, तुमसे किसने कहा था मेरे सामने कपड़े बदलने को? अब तुम बिल्ली के सामने दूध से भरा बर्तन रखोगी तो मैं तो बिल्ली तो उसे पिएगी ही। बेड पर लेटा अधीर हंस के बोला। अधीर की बात सुन श्रेया उसे घूर के देखती है। अब क्या घूर रही हो, जो होना था वो तो हो गया, और अगर डांस करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डांस मत करना। अधीर बेड से उठते हुए बोला। वही अधीर के उठने पर श्रेया, जो मिरर से उसे देख रही थी, वो शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। श्रेया को अपनी नजरें झुकाते देख अधीर के होठों पर नॉटी स्माइल आ गई। वो बिना कपड़े के श्रेया के करीब बढ़ के उसे पीछे से अपनी बाहों में भर के बोला, तुम इसे देखकर इतना शर्मा क्यों जाती हो? ये वभले मेरी बॉडी पर ही, लेकिन ये काम तुम्हारे ही आता है। अधीर शरारत से बोला। क्या है, आप कितनी गंदी गंदी बातें करते हो, और छोड़िए मुझे जाके कपड़े पहनिए, मॉम किसी भी वक्त श्रद्धिर को लेकर आती होंगी। श्रेया अधीर के हाथों को अपनी कमर से उठाते हुए बोली। मेरा मन एक राउंड और करने का कर रहा है, चलो ना। अधीर श्रेया को छिड़ाने के लिए शरारत से बोला। वही अधीर की एक राउंड और की बात सुन वो जल्दी से अधीर के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, छोड़िए, आपका बस चले तो आप मुझे कमरे से बाहर ही ना जाने दे। सभी बाहर तैयार होके आ भी गए होंगे, और एक आप हो जिसे इस वक्त वो सब करने के बारे में सूझ रहा है। अरे अब इसमें सूझने वाली कौन सी बात है, ये तो मन की बात है, जो तुम्हें देखते हैं अपने मूड में आ जाता है। चलो ना, थोड़ी देर में फ्री कर दूंगा। अधीर श्रेया को खींचने की कोशिश करके हंसते हुए बोला। नहीं छोड़ो आप मुझे, आप सच में बहुत गंदे हो, छोड़ो। श्रेया अधीर के हाथ पर मारते हुए बोली, लेकिन अधीर हंसते हुए उसे उसकी कमर से होल्ड किए उसे बेड की तरफ खिंच रहा था। वही श्रेया किसी बच्चे की तरह अपने हाथ पैर चलाते हुए मना कर रही थी। नॉक नॉक। अधीर और श्रेया जो अपनी खिंचातानी में बिजी थी, अचानक उनके कमरे का डोर नॉक हुआ। डोर नॉक होने की आवाज सुन श्रेया और अधीर, जो अपनी खिंचातानी में बिजी थे, वो एक दूसरे की शकल देखने लगे। लगता है कोई बाहर आया है। अधीर श्रेया से बोला। हाँ तो आप ऐसे बाहर क्या कर रहे हो, बाथरूम में जाइए। श्रेया अधीर को धक्का देते हुए बोली। पहले एक किस दो तब जाऊंगा। अधीर अपनी जगह पर जमते हुए बोला। पागल हो गए हो क्या, जाइए। श्रेया अधीर को आंख दिखा के बोली। नो, पहले किस। अधीर भी अपनी जगह पर अड़ के बोला। श्रेया, क्या तुम अंदर हो? बाहर से नेहा की आवाज श्रेया के कानों में पड़ी। नेहा की आवाज सुन श्रेया डोर की तरफ देखकर जल्दी से बोली। हाँ दी आए। इतना बोल के श्रेया अधीर के कंधे पर मारते हुए उसे आंख दिखा के बोली, जाओ। श्रेया के ऐसे धक्का देने पर अधीर मुंह बना के बाथरूम में चला गया। वही श्रेया एक नजर खुद को मिरर में देख जल्दी से डोर ओपन करती है तो बाहर खड़ी नेहा अपनी गोद में लिए श्रद्धिर को लेकर अंदर घुसते हुए बोली, ऐसा क्या कर रही थी जो डोर खोलने में इतना टाइम लग गया? इतना बोलते हुए नेहा की नजर श्रेया के मैसी बेड पर पड़ी, जिसे देख नेहा अपने चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आके बोली, ओ तो श्रद्धिर के मम्मा पापा उसके लिए एक और भाई या बहन लाने की तैयारी में है। इतना बोलते हुए नेहा श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जो एक बाथरोब पहने उसके सामने खड़ी थी। वही श्रेया नेहा की बात सुन हल्का सा ब्लश करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं दी, वो बस ये वो हम तो। वो इतना बोलते हुए श्रेया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बोले। हाँ वो ये क्या, बोलो बोलो।
मैं सुन रही हूँ, और अगर तुमसे कुछ नहीं बोला जा रहा तो तुम्हारा बेड मुझे सब बता रहा कि कुछ देर पहले यहाँ क्या हुआ था। नेहा वापस हंसते हुए बोली। नेहा को अपने ऊपर हंसते देख श्रेया अपना सर झुका के मुस्कुरा दी। थोड़ी देर श्रेया को छेड़ने के बाद नेहा श्रद्धिर को उसे देकर अपने कमरे में चली गई। ऊपर अंश के कमरे में ज्योति में इस वक्त एक लैवेंडर कलर का लहंगा पहना हुआ था, साथ ही उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी। उसने अपने बालों का एक जुड़ा बनाया हुआ था और उसपे एक फ्लावर्स का गजरा लगाया था। आंखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, कानों में झुमके, माथे पर बिंदिया, गले में अंश के नाम का मंगलसूत्र और मांग में उसके नाम का सिंदूर। ज्योति इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज्योति तैयार होके आहान के सामने अपने हाथ अदा से उठा के बोली, कैसी लग रही हूँ? वही आहान जिसने आज एक ब्लैक स्वेटर विथ व्हाइट जिनसे और येलो शू पहने बेड पर बैठा हुआ था। ज्योति के ऐसे पूछने पर वो अपने दोनों हाथों से ताली बना के हंसने लगा। आहान को खुद को देख खुश होता देख ज्योति मुस्कुरा दी और आगे बढ़ के उसे अपनी गॉड में उठा के बोली, मेरा बाबू कितना समझदार है, अपनी मम्मा को देखकर कैसे नाचने लगा। ज्योति अभी आहान से बातें कर ही रही थी कि उसके कमरे का डोर ओपन हुआ और अंश अपने फोन पर किसी से बात करते हुए अंदर आया और आते ही उसकी नजर सामने आहान से बात करती ज्योति पर पड़ी। ज्योति पर नजर पड़ते ही अंश की नजरें कुछ पल के लिए मानो उस पर अटक गई। वही ज्योति को आहान से बात कर रही थी। वो अचानक अंश की तरफ देखती है जो उसकी तरफ एक टक देख रहा था। अंश को अपनी तरफ देखता पाकर ज्योति उसकी तरफ हल्के से मुस्कुरा दी। वही ज्योति के अपनी तरफ मुस्कुराने पर अंश एकदम से उसे अपनी नजरें फेर के अपने फोन पर बात करते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। अंश के ऐसे नजरें फेर के जाने बाद ज्योति एक गहरी सांस छोड़ के आहान को अपनी गोद में लेकर नीचे चली गई। करीब 2 घंटे बाद संगीत शुरू हो चुका था। सभी कपल एक एक करके अपना डांस परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन ज्योति का चेहरा इस वक्त उत्तरा हुआ था क्योंकि अंश ने संगीत में शामिल होने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ज्योति का मन खराब हो गया था। सभी एक एक करके संगीत में डांस करते आखिर में हर बार की तरह ग्रुप डांस हुआ, जिसमें सभी ने ज्योति को अपने साथ जबरदस्ती डांस करवाया। देर रात को संगीत खत्म करके सभी घर के अंदर वापस आ गए। ज्योति भी अपने कमरे में आहान के साथ आई और आते ही ज्योति की नजर अंश पर पड़ी जो अपने लैपटॉप में बिजी था। वो इस वक्त बेड पर बैठा हुआ और उसने उस वक्त एक वेस्ट पहनी हुई थी जिसमें उसकी मस्क्यूलर बाइसेप्स साफ साफ नजर आ रहे थे। अंश को ऐसे देख ज्योति कुछ पल उसे देखती ही, लेकिन अंश का बिहेव याद आते ही वो उसे अपनी नजरें फेर के बेड के करीब जाके दूसरी तरफ खड़ी हो गई। अंश जो अपने लैपटॉप में बिजी थी उसने ज्योति को आते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी उसने प्रोटेंड किया कि वो बिजी है। वही ज्योति अपनी गोद में सो चुके आहान को ध्यान से बेड पर लेटा के उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती हो और एक नजर वापस अंश को देख क्लोसेट में चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद ज्योति अपने कपड़े बदल के कमरे में आई तो उसकी नजर आहान को अपनी बाहों में भर के सोते अंश पर पड़ी, जो इस वक्त आहान के साथ बहुत क्यूट लग रहा था। ज्योति अंश को आहान के साथ सोते देख धीरे धीरे चल के बेड के पास जाके अंश और आहान को देखने लगी। अंश ने इस वक्त आहान के चारों तरफ अपने एक हाथ से घेरा बना रखा था और खुद उसके एकदम चिपक के सो रहा था। उन दोनों को ऐसे सोते देख ज्योति मुस्कुराई और कुछ पल उन दोनों को देखकर वो भी अपनी जगह पर लेट गई और अंश के बिहेव के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अंश का कमरा। अंश के कमरे में इस वक्त एकदम रात के मुकाबले एकदम अलग ही माहौल बना हुआ था, जहां अंश और ज्योति के बीच में आहान सो रहा था। रात को आहान नींद में उलट पटल होके उन दोनों के बीच से निकल के उनके सर के ऊपर की साइड सो रहा था। वही अंश जो हमेशा आहान को हग करके सोता था, आज उसकी बाहों में आहान की जगह ज्योति सो रही थी। ज्योति जिसे नींद में यही होश नहीं था कि वो इस वक्त किसी बाहों में घोड़े बेच के मस्त अंश की बाहों के घेरे में सो रही। उसका एक हाथ अंश की चेस्ट पर रखा हुआ था, वही उसका दूसरा हाथ उसकी कमर पे। दोनों इस वक्त बहुत करीब थे एक दूसरे के। सुबह के करीब 6 बजे रोज की तरह अंश की नींद आज भी जल्दी खुली। नींद खुलते ही आज फिर अंश की आंखों के सामने ज्योति का चेहरा आया,
जो सोते वक्त मुस्कुरा रही थी। ज्योति का चेहरा अंश के चेहरे से सिर्फ 3 इंच की दूरी पर था। अगर दोनों में से नींद में थोड़ा भी हिला तो दोनों के होठों आपस में टच हो जाएंगे। अंश अभी ज्योति को देख ही रहा था, तभी ज्योति की नींद भी खुल गई और वो धीरे से अपनी आँख खोलती है। ज्योति की आँख खुलते ही उसके सामने अंश का चेहरा सामने आया, जो उसे ही देख रहा था। अंश को अपने इतने करीब देख ज्योति के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वही अंश ज्योति को अपने इतने करीब सोते देख उसकी बाहें आपस में मिल गई। वो एकदम से ज्योति के करीब से उठ के बेड से सीधा खड़ा हो गया और गुस्से से ज्योति को घूरने लगा। अंश के अचानक बेड से ऐसे उठने पर ज्योति उसे देखने लगी और वो भी उठ के सीधी बैठ के जैसे ही कुछ बोलने को हुई, अंश गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ समझा दिया था, शादी के बाद मेरे करीब आने या मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना, लेकिन फिर भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश की। अंश गुस्से से ज्योति को घूर के बोला। वही अंश के अचानक ऐसे चिल्लाने पर ज्योति एकदम से सहम गई और वो डर से बेड पर पीछे खिसक गई। उसकी तो अंश के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा था तुम सिर्फ इस घर में अहान की माँ और बहू के हक से आओगी, मेरी पत्नी के हक से नहीं। अगर आइंदा से मेरे करीब आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं वार्निंग सिर्फ एक बार देता हूँ। अंश वापस गुस्से बोला। अंश के ऐसे गुस्से में चिल्लाने पर आहान जो सो रहा था उसकी नींद भी खुल गई और अंश को ऐसे गुस्से में चिल्लाते देख वो एकदम से रोने लगा। ज्योति, जिसकी आंखों में अंश के ऐसे गुस्सा करने से आंसू आ गए थे, आहान के रोने की आवाज सुन वो जल्दी से उसे अपनी गोद में ले लेती है और उसे पुचकार के चुप करवाने लगी। आहान को ऐसे रोते देख अंश को रियलाइज हुआ कि वो गुस्से में चिल्ला के बात कर रहा है। ये रियलाइज होते हो वो आहान को चुप करवाती ज्योति को देखता है, जो अपनी आंख में आए आंसुओं को पोंछ के आहान को शांत करवा रही थी। ज्योति को ऐसे देख देख अंश को गिल्ट होने लगा कि उसने ज्योति से चिल्ला के बात क्यों की, आखिर उसमें उसकी क्या गलती है। ज्योति ने थोड़ी उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, बल्कि उसने उसे अपनी बाहों में कसा हुआ था। लाओ में इस चुप करवा देता है। अंश आहान की तरफ हाथ बढ़ा के बोला, कोई जरूरत नहीं है, आपने अभी कहा ना मैं आहान की माँ के हक से इस घर में आई हूँ, तो आहान के पास उसकी माँ है, उसे चुप करवाने के लिए आप तकलीफ मत उठाइए। ज्योति आहान को अपने सीने से लगा के चुप करवाते हुए अपने भरसारे गले से बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश कुछ नहीं बोल पाता और कुछ पल उन दोनों को देखने के बाद बाथरूम में चला गया और ज्योति अपनी आंखों मीच के ऊपर की तरफ देखने लगी ताकि उसकी आंखों के आंसू रुक सके। थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद ज्योति आहान की तरफ देखती है, जो उसके सीने से लगे लगे हो सो गया था। ज्योति आहान को सोता देख उसे आराम से बेड पर लेटा देती है और उसे ब्लैंकेट से ढक के खुद बेड से उठ गई और जाके सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर में अंधे बाथरूम से बाहर निकला और निकलते ही उसकी नज़र ज्योति पर पड़ी, जो अपने कपड़े लेकर बाथरूम के डोर के सामने खड़ी थी। ज्योति को बाथरूम के डोर के बाहर खड़ा देख अंश एक नज़र उसे देख एक बाथरूम से क्लोसेट चला गया और ज्योति बाथरूम से में CH 223 अंश और ज्योति लाओ में इस चुप करवा देता है। अंश आहान की तरफ बात बढ़ा के बोला, कोई जरूरत नहीं है, आपने अभी कहा ना मैं आहान की माँ के हक से इस घर में आई हूँ, तो आहान के पास उसकी माँ है, आपको उसे चुप करवाने की तकलीफ मत उठाइए। ज्योति आहान को अपने सीने से लगा के चुप करवाते हुए अपने भरसारे गले से बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश कुछ नहीं बोल पाता और कुछ पल उन दोनों को देखने के बाद बाथरूम में चला गया और ज्योति अपनी आंखों मीच के ऊपर की तरफ देखने लगी ताकि उसकी आंखों के आंसू रुक सके। थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद ज्योति आहान की तरफ देखती है, जो उसके सीने से लगे लगे हो सो गया था। ज्योति आहान को सोता देख उसे आराम से बेड पर लेटा देती है और उसे ब्लैंकेट से ढक के खुद बेड से उठ गई और जाके सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर में अंश बाथरूम से बाहर निकला और निकलते ही उसकी नज़र ज्योति पार पड़ी, जो अपने कपड़े लेकर बाथरूम के डोर के सामने खड़ी थी। ज्योति को बाथरूम के डोर के बाहर खड़ा देख अंश एक नज़र उसे देख बाथरूम से क्लोसेट चला गया और ज्योति बाथरूम से में आगे। थोड़ी देर में अंश और ज्योति सभी के बीच बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
टेबल पर बैठा हर एक शख्स बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लेकिन ज्योति आहान को अपनी गोद में बैठा के उसे धीरे धीरे चम्मच से दाल खिला रही थी। उसका मन सुबह सुबह अंश के चिल्लाने से खराब हो गया था, इसलिए वो सभी की बातों पर बस हल्के से मुस्कुरा रही थी। वही अंश जो रोहन के पास बैठा हुआ था, उसकी नजरें ना चाहते हुए भी बार बार ज्योति पर जा रही थी, क्योंकि आज सुबह उसने ज्योति को बिना किसी गलती पर इतना जो डांट दिया था। थोड़ी देर में सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हॉल में आके बैठ गए और सभी बच्चों के साथ खेलने लगे। रेहान और रानिया, जय ये तीनों बहुत ज्यादा उद्यमी बच्चे थे। वही श्रद्धिर और आहान, ये दोनों बच्चे शांत और समझदार थे। वो दोनों एक जगह पर बैठे आपस में खेलते रहते। वो दोनों ज्यादा किसी को परेशान भी नहीं करते थे। जिन्हें देख रूही बोली, वैसे आंटी कुछ भी कहो, बच्चे अपने पेरेंट्स पर जाते हैं। श्रद्धिर को देखो, अपने पापा की तरह एकदम शांत रहता है। और एक ये है जो सारी रात अपने बाप की तरह टाय टाय करके मुझे सोने भी नहीं देता। रूही रेहान की तरफ इशारा करके बोली। रूही के ऐसे बोलने पर रोहन, जो उसके पास बैठा हुआ था, वो उसे घूरने लगा। वही सभी रूही की बात सुन हंसने लगे। क्या मतलब मेरी तरह टाय टाय करता है? मैं कब सारी रात रोता हूँ? रोहन रूही को घूर के बोला। टाय टाय नहीं करते, लेकिन दिमाग तो खराब करते हो। अपनी बकबक से रूही भी रोहन को घूर के बोली। देखो रूही, तुम अरे बस बस, तुम दोनों तो कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हो बच्चों की तरह लड़ने के लिए। सुजाता जी दोनों के बहस बड़े देख जल्दी से बोली। सुजाता जी की बात सुन रोहन चुप हो गया। सही कहा मम्मा आपने, इन दोनों की लड़ाई देख कभी कभी तो मुझे ये लगता है इनकी लव मैरिज हुई है या अरेंज, क्योंकि जितनी इन दोनों में लड़ाई होती ही उसके 1% भी मेरी इनकी नहीं होती। श्रेया अधीर की तरफ देख प्यार से बोली। हाँ, क्योंकि तुझे एक समझदार डिसेंट मैच्योर इंसान मिला है, मेरी तरह आधा बच्चा और आधा आदमी। थोड़ी रूही धीरे से मुंह बना के बोली, लेकिन उसने इतनी भी धीरे नहीं बोला कि कोई सुन ना पाए। रूही की बात सबने सुन ली थी और सभी अपना मुंह दबा के हंसने भी लगे थे। क्या कहा तुमने? बच्चा? तुम्हें बाद में बताऊंगा मैं बच्चा हूँ या क्या हूँ? रोहन रूही की बात सुन उसे घूर के धीरे से बोला, जिसे सुन सभी वापस हंसने लगे। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सभी काफी देर तक साथ में बैठे रहे। फिर सभी आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि शाम की रिसेप्शन जो था रूही के कमरे में। रूही बेड के आगे पीछे इधर उधर बंदरिया की तरह उछल रही थी। वही रोहन, जो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो उसके पीछे भागते हुए बोला, क्या हुआ? अब क्यों इस बच्चे से दूर भाग रही हो? एक बार हाथ तो आई, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें मैं बच्चा हूँ या क्या हूँ। यार रोहन, मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो मेरी बात को दिल से लगा लिया, सॉरी। रूही बेड के दूसरी तरफ खड़ी होके बेचारी शकल बना के बोली। लेकिन अब रोहन उसे छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। वो इधर उधर भागते हुए जैसे तैसे करके रूही को पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में लेकर एकदम से बेड पर कूद के गिरते हैं, जिसे एक चटाक की आवाज के साथ दोनों बेड के अंदर चले गए। वही बेड के टूटते ही रूही एकदम से चिक उठी। बेड दोनों के ऐसे गिरने पर बीच से टूट गया और दोनों बेड के अंदर धंस गए। वही रूम में वॉकर पर खड़ा रेहान अपनी मम्मी पापा को बच्चों की तरह लड़ते देख खुश हो रहा था। बेड के टूटते हैं वो शांत होके उन दोनों को देखने लगा। वही बेड के अंदर रोहन और रूही डर से अपनी आंख माइक लेते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों धीरे से दोनों अपनी एक एक आंख खोल के एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को देखने के बाद रूही और रोहन की आंखें बड़ी हो गई और दोनों जल्दी जल्दी उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन बीच में गिरने की वजह से दोनों उठ ही नहीं पा रहे थे। रोहन जैसे तैसे करके बेड से निकल के सीधा खड़ा हुआ और रूही की हेल्प करके उसे भी बाहर निकालता है। बाहर आने के बाद दोनों अब बेड को देखते हैं, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रूही और रोहन बेड को देखने के बाद एक बार फिर अपने उतरे हुए चेहरे को तरफ एक दूसरे को देखते तो रूही रोहन के कंधे पर मार के बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब सभी घर वाले इसे देखकर क्या सोचेंगे? अरे अब इसमें मेरी क्या गलती? मुझे थोड़ी मालूम था ये टूट जाएगा। रोहन रूही के मारने पर अपने कंधे को सहल के बोला,
नहीं मालूम था, तो जब मैं मना कर रही तभी मान जाते तो ये होता ही नहीं। रूही गुस्से में बोली, यार तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? ये सारी गलती मेरी थोड़ी है, गलती इस बेड की है, जो हमारा वेट भी झेल नहीं पाया। बेकार बेड। इतना बोलते हुए रोहन एक लात बेड में मार देता ही, और उसके ऐसा करते हैं बेड जो थोड़ा अपने सहारे खड़ा था वो एक तरफ से बिल्कुल जमीन पर ढेर गया। बेड के ऐसे गिरते ही रोहन अब डर से रूही की तरफ देखता ही, जो लगभग खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। रोहन अभी रूही से कुछ बोलता या कुछ करता तभी उनके कमरे के डोर पर नॉक हुआ, और श्रेया की आवाज दोनों के कानों में पड़ी। रोहन, रूही, क्या हुआ? तुम दोनों ठीक हो ना? सर्वेंट ने बताया कि तुम दोनों के कमरे में किसी के चीखने की आवाज आई। श्रेया के डोर नॉक करने और उसकी बात सुन रूही, जो रोहन को सुनाने ही वाली थी, वो अपनी जगह पर रुक गई और दोनों अब डोर की तरफ देखने लगे। शिट, श्रेया ने अगर बेड को इस हालत में देख लिया तो हमारा मजाक बनना पक्का है, रूही रोहन से बोली। लेकिन अब क्या करे? भाभी माँ डोर पर खड़ी है, अगर हमने डोर नहीं खोला तो थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। इस अच्छा होगा भाभी माँ अकेले ही बेड को देखे, रोहन बोला। रोहन की बात सुन रूही कुछ सोच के अपना सर हाँ में हिला देती है, और रोहन खुद को बिना देखे ही डोर ओपन करने आगे बढ़ता है, और रूही वही खड़ी रही। रोहन, जो श्रेया के लिए डोर खोलने गया था, वो धीरे से डोर खोल के जैसे ही बाहर देखता है उसकी आंखें बड़ी हो गई। वही उसका चेहरा रोना लायक हो गया था, क्योंकि सामने श्रेया के पीछे पूरी फौज खड़ी थी, और रोहन के दरवाजा खिलते हैं सभी पहले तो उसे एक नजर ऊपर से नीचे तक देखते हैं। भागने और बेड पर गिरने की वजह से रोहन के बाल बिखरे, शर्ट अस्त व्यस्त थे। वही उसके गले पर एक लिपस्टिक मार्क बना हुआ था, जो शायद गिरते वक्त रूही के होठों से बन गया था। रोहन को देख सभी एक दूसरे को देखते हैं, फिर रोहन पर ज्यादा ध्यान देते हुए कमरे में घुस के जैसे ही कुछ बोलने को हुए, सभी की नजर बेड पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत बुरी हालत में टूट के बिखरा हुआ था। बेड की ऐसी हालत देख नेहा सभी को साइड करके एकदम से हंसते हुए बोली, लगता है हम सभी वापस जल्द ही अंकल आंटी बनने वाले हैं। नेहा के इतना बोलते ही रूम में आए सभी बच्चे, जहाँ तक कि ध्रुव और अधीर भी अपना सर झुका के हल्के से हंसने लगे। उन्हें हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन अपने बिहेव के वजह से वो सभी के सामने नॉर्मल ही रहते थे। ज्योति भी सभी लकड़ियों के साथ थी, और बेड, रोहन, रूही की हालत देख सभी अपने अपने अलग ही थॉट बना के उनपे हंस रहे थे। सभी लड़के लड़कियां मुंह फाड़ के हंस रहे थे। सभी लकड़ियां रूही के पास जाके उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, जिसकी हालत भी रोहन जैसी थी, बिखरे बाल, कपड़े भी अस्त व्यस्त, जिसे देख नेहा हंसते हुए बोली, अब तो मालूम चल गया ना रूही, हमारा रोहन बच्चा नहीं है। नेहा की बात सुन सभी एक बार फिर जोर से हंस पड़े। वहीं नेहा की बात का मतलब समझ रूही का चेहरा शर्म से लाल पड़ने लगा। सभी अभी हंस ही रहे थे कि अंश रोहन के कमरे में आते हुए बोला, आप सभी इतना क्यों हंस रहे हो? इतना बोलते हुए अंश की नजर भी बेड पर पड़ी, जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये कैसे टूटा? अंश बेड को देखकर एकदम से बोला। वही अंश के ऐसे पूछने पर सभी लोग एक बार फिर जोर से हंस पड़े। ये तो तुम अपने दोस्त से पूछो कि बेड कैसे टूटा, नेहा हंसते हुए बोली। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है भाभी, ऐसा क्या ये इस पे कुश्ती लड़ रहा था जो बेड ही टूट गया? इतना बोलते हुए जैसे ही अंश की नजर रोहन पर पड़ी वो चुप हो गया, क्योंकि रोहन की हालत देखकर कोई भी बेड टूटने का गलत रीजन ही समझेगा। रोहन को देख अंश कुछ पल उसे देखता है, और वो भी एकदम से हंस पड़ा। वही अंश की कुश्ती वाली बात सुन सभी के पेट में हंसते हंसते दर्द होने लगा। कमरे में अपने ऊपर हंसते देख एम्बरिश होके खड़ी रूही का चेहरा समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा लाल गुस्से से हो रहा था या शर्म से। भाई थोड़ी तो शर्म किया कर रेहान, तुम्हारे कमरे है, तुम देखकर वो क्या सोचता होगा। अरे अगर तुम लोगों को वो सब करना है तो रेहान को मेरे पास छोड़ देते यार। अंश रोहन के गले में हाथ डाल के शरारत से बोला, यार तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो रूही के वजन से टूट गया। रोहन रूही की तरफ उंगली करके बोला। रोहन के ऐसे बोलने पर रूम में खड़े सभी लोग रूही की तरफ देखने लगे,
जो अब आंखें फाड़े रोहन को देख रही थी। हाउ डेयर यू लायर, तुम मुझे इनडायरेक्टली मुझे मोटी कैसे बोल सकते हैं? और क्या मतलब मेरे वजन से बेड टूट गया? वो को था जो बेड पर कूद के चढ़ा था। रूही गुस्से में बोली, अच्छा तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही थी? चुपचाप से मेरी बात मान के मेरे पास आ जाती तो ऐसा होता ही नहीं। रोहन भी जल्दी से बोला। हाँ तो किसने कहा था उठा के बेड पर कूदने की? रूही बोली। मेरी मर्जी, रोहन बोला। तू। रूही अभी कुछ बोलती कि तभी दोनों के कानों में हंसने की आवाज पड़ी। वो दोनों जो आपस में लड़ने में बिजी हो गए थे, वो अपना सर घुमा के सोफे की तरफ देखते हैं, जहां अधीर, श्रेया, नेहा, राज, ज्योति, अंश, संभो, जानवी, ध्रुव एक्सेट्रा सभी लोग सोफे पर बैठ के उन दोनों को देख हंस रहे थे। सभी को अपने ऊपर हंसते देख रोहन, रूही दोनों चुप हो गए। तुम दोनों नहीं सुधारने वाले? इतना बोलते हुए नेहा अपनी जगह से उठ के खड़ी के बोलो, चलो भाइयों, ये दोनों नहीं सुधारने वाले। इतना बोल के नेहा बाहर की तरफ बढ़ गई और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे निकल गए। सभी के जाने के बाद अंश रोहन के पास जाके धीरे से बोला, रूम में गद्दे है, रेहान को लेकर मैं जा रहा हूँ। इतना बोलते हुए अंश रोहन की तरफ अपनी आंख बिंग कर देता है और रेहान को अपनी गोद में उठा के कमरे से चला गया। सभी के जाने के बाद रोहन रूही की तरफ देखता है, जो सभी के जाने के बाद सोफे पर अपना सर पकड़ के बैठी थी। रूही को बैठे देख रोहन एकदम रूही से चिपक के बैठ गया और धीरे से उसकी कमर पर अपने हाथ कसते हुए बोला, बेबी दूर हटो, खबरदार, अगर मुझसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। रूही रोहन के हाथों पर मारते हुए बोली, यार अब गुस्सा छोड़ो ना, देखो अंश भी रेहान को लेकर चला गया और अब कमरे में भी कोई नहीं है, चलो ना, मेरा तुम्हें प्यार करने का दिल कर रहा है। रोहन धीरे से रूही के गले में अपना चेहरा रब करके बोला, जाओ तुम, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी। झूठे कहीं के क्या बोल रहे थे? बेड मेरे वजन से टूटा है। हाँ, रूही रोहन को घूर के बोली, वो तो मैं मजाक कर था बेबी। रोहन रूही के गले में अपने होठ चला के किसी बच्चे की तरह तुतला के बोला। रोहन के ऐसे बोलने पर रूही के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। रूही के स्माइल करते देख रोहन को ग्रीन सिग्नल मिल गया और अपने होठों को रूही के गले से फिरते हुए उसके चेहरे फिर उसके होठों को चूमने लगा। रोहन के होठ चूमने पर रूही उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, डोर ओपन है। रूही की बात सुन रोहन जल्दी से सोफे से उठ के डोर लॉक करता है और वापस रूही के पास आके जैसे ही वापस उसके होठों को चुनने को हुआ, रूही उसके और अपने होठों के बीच हाथ रख के वापस बोली, बेड तो टूट गया। ओह, तो सोफा है ना अब, प्लीज, और मत रोको, अब कंट्रोल नहीं होता। इतना बोलते हुए रोहन रूही के होठों पर टूट पड़ा और उसके होठों को चूमने लगा। रूही रोहन का उतावलापन देख मुस्कुरा दी और उसके सर के पीछे अपने दोनों हाथ रख देती। थोड़ी ही देर में रोहन के कमरे में रूही के शिसकने की और रोहन की तेज चलती सांसों का शोर उस कमरे में गूंजने लगा। CH 234 में लड़की नहीं हूँ। रूही के स्माइल करते देख रोहन को ग्रीन सिग्नल मिल गया और अपने होठों को रूही के गले से फिरते हुए उसके चेहरे फिर उसके होठों को चूमने लगा। रोहन के होठ चूमने पर रूही उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, डोर ओपन है। रूही की बात सुन रोहन जल्दी से सोफे से उठ के डोर लॉक करता है और वापस रूही के पास आके जैसे ही वापस उसके होठों को चुनने को हुआ, रूही उसके और अपने होठों के बीच हाथ रख के वापस बोली, बेड तो टूट गया। ओह, तो सोफा है ना अब, प्लीज, और मत रोको, अब कंट्रोल नहीं होता। इतना बोलते हुए रोहन रूही के होठों पर टूट पड़ा और उसके होठों को चूमने लगा। रूही रोहन का उतावलापन देख मुस्कुरा दी और उसके सर के पीछे अपने दोनों हाथ रख देती। थोड़ी ही देर में रोहन के कमरे में रूही के शिसकने की और रोहन की तेज चलती सांसों का शोर उस कमरे में गूंजने लगा। आगे शाम का वक्त, रिसेप्शन पार्टी शुरू हो चुकी थी। सभी गेस्ट भी आने शुरू हो गए थे। जीना स्वागत सुजाता जी और महेंद्र जी कर रहे थे। वही सभी बच्चे अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। अंश भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वही ज्योति को तैयार करने के लिए ब्यूटीशियन आई थी, जो दूसरे कमरे में ज्योति को तैयार कर रही थी। ज्योति ने आज सुनहरा डायमंड वर्क लहंगा पहना हुआ था,
जो उसके गोरे रंग पर जंच रहा था। वही उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी एंड मेकअप एटसेट्रा। ज्योति आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो तैयार होके खुद को मिरर में देख रही थी। तभी रूम में जानवी एंटर होते हुए ज्योति को देखकर मुस्कुरा के बोली, ओ माय गॉड, आज तो अंश पर बिजली गिरने वाली है। जानवी की आवाज सुन ज्योति अपना सर घुमा के उसे देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसके पास आ रही थी। वही उसकी बात सुन ज्योति के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। चलो, अंश को बाहर बहुत मुश्किल से रोक के रखा है, तुम्हारे लिए तुम दोनों साथ में बाहर जाओगे। इतना बोलते हुए जानवी ज्योति को उठने में हेल्प करती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती। वही हॉल में अंश को घेर के खड़ी श्रेया, रूही, नेहा तीनों अंश के आसपास घेर बना के खड़ी थी। बेचारा अंश उनके घेर में चुपचाप खड़ा था। तभी जानवी ज्योति को लाके अंश के पास खड़ी करते हुए बोली, ओके, अब तुम बाहर जा सकते हो। ज्योति के आने के बाद अंश जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाने को हुआ, जानवी उसे टोकते हुए बोली, अंश ज्योति का हाथ तो पकड़ो। जानवी की बात सुन अंश बुरा सा मुंह बना के जानवी की तरफ देखता है, जिसपे जानवी उसे आंख दिखा देती है। जानवी के आंख दिखाने पर अंश अपना एक हाथ ज्योति के आगे बढ़ाता है। वही ज्योति, जो अपना सर झुका के खड़ी थी, अंश के हाथ को अपने सामने आया देख वो धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। ज्योति का हाथ अपने हाथ पर रखने पर अंश हल्के से उसके हाथ पर अपनी पकड़ बना के अब अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाता है और बाकी सभी लकड़ियां उनके पीछे पीछे चल देती है। अंश ज्योति का हाथ थाने घर से बाहर आया और उनके बाहर आते ही सभी गेस्ट की नजरें उन दोनों पर चली गई। अंश ने आज एक क्रिस्टल वर्क ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, परफेक्ट सेट बाल, रिस्ट पर महंगी घड़ी, पैरों में हैंड मेड शू। कुल मिला के अंश ज्योति को टक्कर दे रहा था। वही दोनों को साथ में देखकर कोई भी यही बोलेगा कि तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। अंश ज्योति का हाथ थामे धीरे धीरे सभी गेस्ट के बीच से होते हुए गार्डन में लगी स्टेज पर जाता है और वहां जाके ज्योति हाथ धीरे से छोड़ अपने दोनों हाथी को आगे की तरफ करके खड़ा हो गया। अंश के हाथ छोड़ने पर ज्योति भी नॉर्मली खड़ी हो गई। ज्योति और अंश के आने के बाद सभी आए गेस्ट एक एक करके अब स्टेज पर जाके उन्हें गिफ्ट और कांग्रेस कर रहे थे। अंश भी सभी की तरफ हल्के से मुस्कुरा रहा था और ज्योति शांत खड़ी थी। इस पार्टी में एक एक बढ़ के एक वीआईपी आया हुआ था, जिन्हें ज्योति जानना तो दूर उन्हें कभी देखा भी नहीं था। सभी गेस्ट के आने जाने के बाद ज्योति का भाई स्टेज पर आता है। अपने भाई को देख ज्योति की आंखों में नमी आ गई, लेकिन स्टेज पर होने की वजह से वो खुद को रोने से रोक लेती है। ओम अपनी बहन के पास जाके उसके गले लग गया। आप कैसी हो दी? ओम पूछता है। ओम के पूछने पर ज्योति अपना सर हाँ में हिला देती है। अपनी बहन का जवाब समझ ओम अंश के पास जाके उसके पैर चुने को हुआ, लेकिन अंश उसे माना कर देता है। ओम अपनी बहन और जीजा जी के साथ फोटो खिंचवाने के बाद एक तरफ चला गया, जहां पहले से सभी लोग खड़े थे। ओम सभी के पास आके एक एक करके लड़कियां के पैर छूने के बाद जैसे ही लड़कों के पैर चुने को हुआ, सभी एकदम से उछल गए। क्या कर रहा है भाई तू? रोहन राज के गले से लटक के बोला। पैर छू रहा हूँ जीजा जी। ओम सभी के ऐसे उछलने पर सीधे होते हुए धीरे से बोला। उसे लगा कि उसने कोई गलती कर दी, जिसपे सभी ऐसे पीछे हट गए। हाँ तो हमारे क्यों छू रहा ही? और मैं तुम्हारा जीजा जी नहीं हूँ, तुम्हारा जीजा वहाँ स्टेज पर खड़ा है तुम्हारी बहन के पास। रोहन सीधे खड़े होते हुए बोला। लेकिन हमारे लिए तो आप सभी जीजा जी हो, आखिर मेरी बहन आप लोगों के घर की बहू है, उस हिसाब से आप सभी मेरे जीजा जी हुए और ये सब मेरी बहनें। ओम बोला। क्या? ये कौन सा लॉजिक है? रोहन बोला। क्योंकि हम लोगों में जिस घर में अपनी बहनों की शादी की जाती है, फिर उस घर की सभी लकड़ियां हमारे लिए बहनें सामान्य हो जाती है, इसलिए मैं आप लोगों के पैर छू रहा हूँ। ओम वापस आगे बढ़ उनके पैर छूते हुए बोला। ओम की बात सुन जहाँ सभी लड़कियों के चेहरों पर स्माइल आ गई थी, वही लड़के अभी तक कंफ्यूज थे। ओम सभी लड़कों के पैर चुके लकड़ियों के पास खड़ा हो गया और सभी लड़कियां उसे बात करने लगी। वही लड़के अब एक दूसरे की शकल देख रहे थे। तभी अधीर ध्रुव पर टोंट करते हुए बोला। बताओ
ओम कितना समझदार है, वो अपनी बहन के पति के सभी दोस्तों और भाइयों के पैर छू रहा है, और एक ये हम है जो एक लौते जीजा होने के बाद भी कोई हमारे पैर नहीं छूता। अधीर के ऐसे बोलने पर ध्रुव, जो अपने फोन में बिजी थी, अपना सर घुमा के अधीर को देखता ही, जो एकदम नॉर्मल खड़ा होके सामने देख रहा था। उस हिसाब से तो मैं भी एक लौता जीजा हूँ, मेरे भी तो किसी ने नहीं छुए। ध्रुव भी नॉर्मली अधीर की तरफ देखकर बोला, हाँ तो तुम अपने साले से बोलो। अधीर धराज की तरफ देखकर बोला। वही ध्रुव और अधीर की बातों में खुद को खींचता देख राज जल्दी से आगे आके बोला, तुम लोग अपनी लड़ाई में मुझे क्यों खींच रहे हो? और वैसे भी मैं जानवी का बड़ा भाई हूँ, इस हिसाब से ध्रुव को मेरे पैर छूने चाहिए। इतना बोलते हुए राज अपने पैर ध्रुव की तरफ बढ़ाता है। हाँ तो फिर मैं भी तो श्रेया का बड़ा भाई हूँ, इस हिसाब से अधीर को मेरे पैर चुने चाहिए। ध्रुव अधीर की तरफ पैर बढ़ा के बोला। अपना पासा खुद पर उल्टा पड़ते देख अधीर जल्दी से बोला, ऐसा कोई रूल नहीं है साले, अपने जीजा के पैर छूते हैं ना कि जीजा साले के। अधीर के इतना बोलते ही तीनों में पैर छुआने पर बहस होने लगी। वही साइड में खड़ा रोहन एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए मन में बोला, अच्छा हुआ मेरा कोई साला नहीं है। इतना सोच के रोहन उन तीनों को लड़ाई एंजॉय करने लगा। धीरे धीरे रिसेप्शन पार्टी खत्म होने पर आ चुकी थी। सभी कपल ने अंश और ज्योति के साथ फोटो निकलवाए। सुजाता जी ज्योति को कमरे में जाने कोई बोलती है। ज्योति जाते हुए अपने साथ ओम और आहान को लेकर मेसन के अंदर चली गई। बाकी सब बाहर अपनी अपनी मस्ती मजाक में बिजी हो गए। अंश के कमरे में ज्योति ओम से आहान को लेकर बेड पर लेटा देती है, जो सयाद थक के सो चुका था। वही ओम अपनी नजरें घुमा के पूरे कमरे को देखने लगा। ये कमरा जितना बड़ा था उतने में उनका पूरा घर बना हुआ था, और कमरे में लगी एक से बढ़ के एक एंटीक चीज को ओम बहुत गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर संजना की बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। अपनी बहन और जीजा के कमरे में किसी लड़की की तस्वीर देख ओम की बोहें आपस में मिल गई। वो ज्योति को तरफ देखकर बोला दी, ये तस्वीर किसकी है? ओम का सवाल सुन ज्योति, जो आहान के पास बैठ के उसे थपकी दे रही थी, वो नॉर्मली बोली, ये आहान की मोम की तस्वीर है। लेकिन ये क्या कर रही है? I mean, अब जीजू की शादी आपसे हो चुकी है, तो अब उन्हें इसे तस्वीर को यहाँ से हटा देना चाहिए। ओम थोड़े नाराजगी भरे स्वर में बोला। ओम के ऐसे बोलने पर ज्योति उठ के उसके पास जाके बोली, ऐसे नहीं बोलते ओम, ये उनके दिल के बहुत करीब है, और मैं ऐसे कैसे उन्हें यहाँ से इसे हटाने को बोल दूँ, उन्हें बुरा लगेगा। ज्योति अपने चेहरे पर छोटी सी स्माइल आके बोली, और आपको बुरा नहीं लगता होगा? जीजू की एक्स फियांसी की तस्वीर को आज भी उनके कमरे में देखकर उनके मन में उनकी फियांसी के लिए फीलिंग को समझकर ओम थोड़े गुस्से में बोला, ऐसा नहीं है ओम, मैं बस दी, अब मैं खुद जीजू से इस बारे में बात करूंगा। ये कौन सा तरीका है? जब उन्होंने आपसे शादी की है तो आपके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। मैं उन्हें ऐसे आपको हर्ट करने नहीं दे सकता। इतना बोलते हुए ओम जैसे ही बाहर की तरफ बढ़ने को हुआ, उसकी नजर डोर पर खड़े अंश पर पड़ी, जो एक खाने की प्लेट लेकर खड़ा था। अंश को कमरे में आया देख ज्योति ओम का हाथ पकड़ उसे पीछे खींचती है, लेकिन ओम कहाँ चुप रहने वाला था। वो अंश को आया देखे ज्योति से अपना हाथ छुड़ा के बोला, जीजू आपके रूम में किसी और लड़की की तस्वीर क्या कर रही है? आपको नहीं लगता अब इसे यहाँ नहीं होना चाहिए? ओम के ऐसे बोलने पर अंश कुछ नहीं बोला और उसके पास से निकल के टेबल पर खाने की प्लेट रखते हुए बोला, मॉम ने खान भेजा है, खा लेना। इतना बोल के अंश वापस मुड़ के बाहर जाने लगा कि ओम थोड़ी ऊंची आवाज में वापस बोला, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जीजू। ये सवाल आज तक ना मुझसे किसी ने पूछने की हिम्मत की है, और ना मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी समझता हूँ कि ये तस्वीर मेरे कमरे रहेगी या नहीं। अपनी बहन से मिलने आए हो, उसे आराम से मिलो, फालतू में यहाँ वहाँ नजरें मत घुमाओ। और एक बात, और मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। इतना बोलते हुए अंश एक नजर ओम को घूरता है और कमरे से निकल जाता है। अंश के जाने बाद ओम ज्योति की तरफ देखता ही, जो लाचारी से उसे देख रही थी। जीजू ने जिस टोन में मुझसे बारे की, क्या ये आपसे भी ऐसे ही बात करते? ओम बोला,
ओम के ऐसे पूछने पर ज्योति उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ उसे समझाते हुए बोली, नहीं ओम, वो मुझसे ऐसे बिल्कुल बात नहीं करते, इनफैक्ट वो बहुत अच्छे से बिहेव करते ही मेरे साथ। लेकिन तू आज पहली बार यहाँ आया और आते ही उनसे इस तस्वीर के बारे में बात छेड़ दी, जिसके बारे में घर में भी कोई उनसे कुछ नहीं बोलता। नहीं बोलते तो बोलना पड़ेगा, लेकिन ये तस्वीर यहाँ नहीं रहेगी। इस तस्वीर की वजह से मैं आपको हर्ट नहीं होने दूंगा दी ओम बोला। मैं इस तस्वीर की वजह से हर्ट नहीं हो रही ओम, तू टेंशन मत ले। नहीं दी जीजू को तस्वीर तो हटानी पड़ेगी। इतना बोलते हुए ओम बिना ज्योति की बात सुने उसके कमरे से बाहर निकल गया। वही ज्योति ओम को ऐसे जाते देख उसे आवाज लगती है, लेकिन ओम नहीं रुकता और ज्योति आहान को अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकती। ओम नीचे आके सीधा सुजाता जी के पास चला गया, जो दादी जानकी जी महेंद्र जी के पास खड़ी थी। ओम उनके पास जाके अपनी आंख में आए आंसू को पोंछते हुए पता नहीं उनसे क्या क्या बोलता है, जिसे सुनके वहां खड़े सभी लोगों एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। तुम टेंशन मत लो, हम अंश से बात करेंगे। अगर ज्योति को उस तस्वीर के कमरे में होने से हर्ट हो रहा है, मैं सुबह ही उसे वहां से निकलवा दूंगी, तुम रोना बंद करो। सुजाता ओम के सर पर हाथ फेर के बोली, प्लीज आंटी, मेरी बहन बहुत डिसेंट और मासूम है। मम्मा के जाने के बाद उसने बहुत छोटी एज में घर के कम कमरे शुरू कर दिए, ने जाने कितनी बात करती और जलती, लेकिन कभी उसने अपनी चोट के बारे में मुझे या पापा को नहीं बताया, ताकि हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और उसे जब आहान के बारे में और उसकी मम्मा के बारे में पता चला, उसने सिर्फ शादी के लिए इसलिए हाँ किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक और बच्चा हमारी तरह बिना माँ के पले। दर्द से घुट जागेगी, मर जाएगी, लेकिन आपको इस बात की भनक तक नहीं लगने देगी उसे कितनी तकलीफ है या परेशानी है। ओम रोते हुए बोला, बेटा मैं समझ रही हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, एंड आई प्रॉमिस आज के बाद ज्योति को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। और रही बात तस्वीर की, उसे मैं सुबह से उनके कमरे से हटवा दूंगी। सुजाता जी प्यार से ओम के सर पर हाथ फेर के बोली। सुजाता जी के चुप करवाने पर ओम चुप हो गया और थोड़ी देर में ओम घर के लिए निकल गया। बाकी सभी एक एक करके अपने अपने घर के लिए निकल गए। श्रेया के जाने के बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अधीर उसे अब और छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वो जबरदस्ती श्रेया को अपने साथ बालिया हाउस से कपूर मिशन लेकर निकल गया, साथ में श्रद्धिर को भी। CH 235 अधीर और श्रेया। और उसे जब आहान के बारे में और उसकी मम्मा के बारे में पता चला, उसने सिर्फ शादी के लिए इसलिए हाँ किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक और बच्चा हमारी तरह बिना माँ के पले। दर्द से घुट जागेगी, मर जाएगी, लेकिन आपको इस बात की भनक तक नहीं लगने देगी उसे कितनी तकलीफ है या परेशानी है। ओम रोते हुए बोला, बेटा मैं समझ रही हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, एंड आई प्रॉमिस आज के बाद ज्योति को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। और रही बात तस्वीर की, उसे मैं सुबह से उनके कमरे से हटवा दूंगी। सुजाता जी प्यार से ओम के सर पर हाथ फेर के बोली। सुजाता जी के चुप करवाने पर ओम चुप हो गया और थोड़ी देर में ओम घर के लिए निकल गया। बाकी सभी एक एक करके अपने अपने घर के लिए निकल गए। श्रेया के जाने के बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अधीर उसे अब और छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वो जबरदस्ती श्रेया को अपने साथ बालिया हाउस से कपूर मिशन लेकर निकल गया, साथ में श्रद्धिर को भी। आगे अधीर की कार। अधीर, श्रेया और श्रद्धिर तीनों इस वक्त अधीर की गाड़ी में बैक सीट पर बैठे हुए थे। वही रॉकी और अधीर का ड्राइवर आगे बैठे थे। पीछे श्रेया श्रद्धिर को अपने सीने से लगा के उसे सुला रही थी। वही अधीर, जिसके हाथ बार बार श्रेया की पतली कमर पर फिसल रहे थे, जिसे श्रेया बार बार अपनी टहनी से पीछे करते हुए आंखों से आगे बैठे रॉकी और ड्राइवर की तरफ इशारा करती है। लेकिन अधीर वो कहाँ मानने वाला था। श्रेय के बार बार हाथ हटाने पर अधीर एक नज़र सामने देखता है और गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर देता है। गाड़ी के पार्टीशन ऑन होते ही अधीर अपनी जगह से खिसक के एकदम से श्रेया को अपनी बाहों में भर लेता है। क्या कर रहे हो आप? दिख नहीं रहा चीकू सो रहा है? श्रेया अधीर के बाहों में भरने पर थोड़े गुस्से में बोली। यार बीबी, तुम 5 दिन मुझसे दूर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर कितनी मुश्किल से ये 5 दिन काटे हैं मैंने।
अधीर श्रेया के गुस्सा करने पर धीरे से अपना चेहरा श्रेया के चेहरे के सामने लाते हुए बोला, आप ना चीकू से भी बेकार हो। ये बिल्कुल आप पर गया है। आपको मालूम है मैं एक दिन के लिए शॉपिंग पर क्या गई थी? इसने तो रो रो कर सारा घर सर पर उठा लिया था। श्रेया बोली, हाँ तो मेरा बच्चा मुझ पे नहीं तो क्या पड़ोसी पर जाएगा। अधीर श्रेया की बात सुन बुरा सा मुंह बना के बोला, आप कहना क्या चाहते हो? आप इनडायरेक्टली मुझ पे शक कर रहे हो। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया अपनी आंखें छोटी करके अधीर को घूर के बोली, मैंने ये कब कहा? श्रेया की बात सुन अधीर चौंके बोला, कहा नहीं, लेकिन आपके कहने का मतलब तो यही है ना? श्रेया अधीर को घूर के बोली, बीबी तुम क्या बोल रही हो? मैं तो सिर्फ एक बात बोल रहा था, अगर मेरा बेटा मुझ पे नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा? तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? अधीर बोला। अधीर की बात सुन श्रेया कुछ नहीं बोली और गुस्से में अधीर के पेट में टहनी मार के उसे खुद से दूर करके बोली, मुझे नहीं मालूम, मुझसे दूर हटिए। लेकिन बीबी। अधीर कुछ बोलता उसे पहले ही श्रेया अधीर से थोड़ी दूरी बना के इसकी तरफ से मुंह फेर लेती ही और चीकू को सुलाने लगी। बेचारा अधीर उसे समझ ही नहीं आ रहा था, उसने आखिर ऐसा क्या बोल दिया कि श्रेया गुस्सा हो गई। थोड़ी देर में अधीर की गाड़ी कपूर मेसन आके रुकी। उसकी गाड़ी के पीछे ही रोहन, रूही, दादी सौम्या और उनके बॉडी गार्ड की गाड़ियां कपूर मिशन आके रुकी। गाड़ी के रुकते ही श्रेया बिना अधीर पर ध्यान दिए श्रद्धिर को लेकर गाड़ी से निकल गई और घर के अंदर चली गई। श्रेया के ऐसे जाने पर अधीर गाड़ी से बाहर आके बस खड़ा रह गया। वहीं श्रेया के ऐसे जाने पर रोहन जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, क्या भैया, भाभी माँ नाराज हो गई क्या? रोहन की बातों में झलक रही खुशी को भाप के अधीर उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोला, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? खुश? मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। भाभी माँ जिस तरह से गई है लगता है आपने गाड़ी के अंदर कुछ कर दिया। रोहन शरारत से अपने दांत दिखा के बोला। अधीर रोहन उसे से क्या कहना चाहता है समझ के उसकी तरफ देख कर बोला, तुझे लगता है अगर मैं कुछ करता नहीं तो तू कभी चाचू बन नहीं पाता? अधीर के इतना बोलते ही उन दोनों के कानों में किसी के हंसने की आवाज पड़ी। आवाज सुनते ही अधीर और रोहन अपना सर घुमा अपने पीछे देखते हैं, जहां रूही सौम्या अपने अपने बच्चों को लेकर खड़ी थी। दादी अंदर जा चुकी थी। जीजू लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा होके गई है आपकी बीबी। रूही अधीर और रोहन के पास जाते हुए बोली, अब क्या करूं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने तो बस यही कहा था मेरा बेटा मुझ पे नहीं तो क्या पड़ोसी पर जाएगा। इस बात पर गुस्सा होके बैठी गई है, अब इसमें मैंने ऐसा क्या बोला दिया? अधीर रूही की तरफ देख छोटा सा चेहरा बना के बोला, हाँ, लगता है आपकी आज अच्छी क्लास लगने वाली थी। एक तो श्रेया पहले ही वापस नहीं आना चाहती थी, आप उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आए, ऊपर से आपने उसे गुस्सा और कर दिया। रूही बोली। रूही की बात सुन अधीर एक गहरी सांस लेता है और कुछ सोचने लगा। वही रूही अंदर की तरफ बढ़ने से पहले रोहन से बोली, रोहन श्रेया से श्रद्धिर को ले आना और उसे कहना वो आज हमारे पास हो सोएगा। क्या? लेकिन वो क्यों? रूही की बात सुन रोहन चौंक के बोला, आखिर भई उसकी भी बीबी 5 दिन बाद वापस आई ही, उसने भी तो अपनी बीबी के साथ आज रात रोमांस करने का प्लान किया था। अब रूही उसके प्लान पर पानी फेर रही थी। क्यों? क्या मेरा मन है अपने भतीजे को अपने पास सुलाने का, इसलिए बुल रही हूँ। और जीजू आज श्रद्धिर हमारे पास ही सोएगा तो आप आराम से श्रेया को मना लेना। इतना बोलते हुए रूही अधीर की तरफ मुस्कुरा दी। वही अधीर रूही की बात सुन उसकी तरफ मुस्कुरा के अपना सर हाँ में हिला देता है। उन दोनों को अपनी अपनी सहमति भरते देख रोहन का मुंह बन गया। थोड़ी देर में सभी अंदर आ गए। रोहन पहले अपने कमरे में चला गया, लेकिन रूही धक्के दे देकर उसे श्रद्धिर को लाने भेजती है। रोहन बेमन से श्रद्धिर को लेने जाता है और अधीर के कमरे के बाहर आके नोक करता है। रोहन के नोक करते ही अंदर से अधीर अपने कमरे का डोर ओपन करता है, जिसके हाथ में श्रद्धिर था। अधीर श्रद्धिर को रोहन को देता और उसके मुंह पर डोर अंदर से बंद कर देता है। अधीर के ऐसे डोर बंद करने पर रोहन एक नजर अपनी गोद में सो रहे श्रद्धिर को देखता ही
फिर अपना सर नामे हिला के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अधीर का कमरा। श्रेया बाथरूम से अपना फेस वॉश करके बाहर आई और आते ही उसकी नज़र बेड पर अकेले लेटे अधीर पर पड़ी, जो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। चिकू कहाँ है? श्रेया बेड पर देखकर बोली। वो आज रूही के पास सोएगा, इसलिए उसे रोहन ले गया। अधीर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला। क्या? लेकिन वो क्यों? श्रेया बोली। क्योंकि आज मेरा तुम्हें जी भर के प्यार करने का दिल है और मैं नहीं चाहता हमें बीच में कोई डिस्टर्ब करे। अधीर श्रेया के पास जाके उसे धीरे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला। लेकिन मेरा नहीं है, छोड़िए मुझे। श्रेया अधीर के हाथों को अपनी कमर और हटाने की कोशिश करते हुए बोली। बीबी अब गुस्सा छोड़ो ना, देखो आज चीकू भी नहीं है, जिसे हमें वो सब करते वक्त अनकंफर्टेबल भी नहीं होगा कि कहीं शोर सुन के वो जाग ना जाए। इतना बोलते हुए अधीर अपने हाथ आगे बढ़ा के श्रेया के बाथरोब की नोट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया उसके हाथ पर अपने हाथ से मार के गुस्से में बोली। अच्छी बात, मुझे नींद आ रही है, हटिए, मुझे सोना है। इतना बोलते हुए श्रेया बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर की पकड़ से निकलना इतना आसान थोड़ी थी। अधीर श्रेया पर अपनी पकड़ बनाए उसे एकदम से पीछे से अपनी गोद में उठा के बोला। ठीक है तो फिर चलो साथ में सोते हैं। इतना बोल के अधीर श्रेया को गोद में उठाए बेड की तरफ बढ़ा और उसे बेड पर बैठा के खुद सीधा खड़ा हो गया। वही श्रेया अधीर के बेड पर बैठाने पर अपनी जगह पर लेट गई और अधीर की तरफ देखने लगी, जो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अधीर श्रेया के सामने खड़ा होके उसकी तरफ मुस्कुरा के अपनी टी शर्ट निकाल देता है और उसे साइड में फेंक देता है और श्रेया को देखते हुए ही अपना लोवर भी निकाल देता है। अधीर को अपने कपड़े निकालते देख श्रेया की बोहें आपस में मिल गई, साथ ही उसकी नज़र अधीर की मस्क्यूलर बॉडी पर अटक गई। वही अधीर अपना लोवर निकाल के श्रेया को देखते हुए एकदम से अपनी बॉक्सर भी रिमूव कर देता है। अधीर के अचानक अपने बचे हुए कपड़े निकालने पर श्रेया की आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी आंखें बंद करते हुए थोड़े गुस्से में बोली। धीर जी, ये आप क्या कर रहे हो? आपको कपड़े बदलने हैं तो क्लोसेट में जाइए, यहाँ कौन सी जगह से कपड़े बदलने की? श्रेया की बात सुन अधीर अपना सर उठा के श्रेया की तरफ देखता है, जो अपनी आंखें बंद करके अपना सर झुकाए उसकी तरफ नहीं देख रही थी। श्रेया को अपनी तरफ देता ना पाकर अधीर मुस्कुरा दिया और धीरे से बेड पर चढ़ते हुए एकदम श्रेया के करीब आके लेट गया और श्रेया को मौका दिए बगैर उसे उसकी कमर से खिंच के अपने ऊपर लेटा के अपनी सिडेक्टिव वॉइड में बोला। बेबी, तुम इसे देखकर इतना शर्मा क्यों जाती हो? यार, इसके बिना मम्मी तुम्हें प्यार करना तो दूर, वो सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अधीर के अचानक खींचने पर श्रेया, जो आधी अधीर के ऊपर और आधी बेड पर लेटी हुई थी, अधीर की बात सुन वो चुप ही रही और अधीर के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी। वही अधीर जिसने श्रेया पर अपनी पकड़ जमा रखी थी, वो श्रेया को छोड़ने बजाय उसे और अपने करीब खिंच लेता और उसके गले में अपनी नोज रब करते हुए धीरे से बोला। बेबी, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं कभी तुम पे शक करूंगा कि तुम मुझे धोखा देगी? ओह! अधीर के अचानक ऐसे बोलने पर श्रेया, जो अधीर की पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो अपनी जगह पर रुक गई और अपना सर उठा के अधीर को देखने लगी। जाओ, आंखें बंद करके एकदम शांत लेटा था। अगर किसी दिन वो दिन आया भी तो वो मेरी जिंदगी की आखिरी दिन हो। अधीर अभी इतना ही बोल पाता है, तभी उसकी आवाज उसके गले में अटक के रह गई, क्योंकि अधीर के शब्द सुन के श्रेया एकदम से आगे बढ़ के अधीर के होठों पर अपने होठों को रख देती है, जिसे अधीर के शब्द उसके गले में अटक के रह गए। श्रेया के अचानक किस करने पर अधीर अपनी आंखें खोल के सामने देखता है, जहां श्रेया उसके होठों को अपने होठों से बंद करके हल्के हल्के उन्हें चूमने लगी थी। वही श्रेया के होठों की हरकत अपने होठों पर महसूस कर अधीर के होठों पर स्माइल आ गई और वो वापस अपनी आंखें बंद करके श्रेया की किस में उसका साथ देने लगी। थोड़ी देर तक किस करने के बाद अधीर को फील हुआ कि श्रेया के हाथ धीरे धीरे उसकी बॉडी से घूमते हुए उसके सिक्स पैक एब्स पर घूम रहे थे। श्रेया के हाथ को अपनी बॉडी पर रिंगता महसूस करके
अधीर भी अपने हाथों की हरकत बढ़ाते हुए अपने हाथ श्रेया की कमर से घुमा के उसके बाथरोब की नोट खोलने लगा। श्रेया के बाथरोब की नोट खोलते ही अधीर के हाथ श्रेया की पतली और फेल्ट टमी पर घूमने लगे। अधीर श्रेया के होठों पर किस करते हुए श्रेया पर पकड़ बना के धीरे से पलट गया, जिसे श्रेया अधीर के नीचे और अधीर श्रेया के ऊपर आ गया। करीब 15 मिनट की किस के बाद अधीर श्रेया के होठों से अपने होठों को दूर करता ही और अपना सर उठा के श्रेया के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो अपनी भारी हो चुकी सांसों काबू करने के लिए लंबी लंबी सांस ले रही थी। श्रेया के लंबी लंबी सांस लेने की वजह से श्रेया का सीने अधीर के सीने से टच हो रहा था। अधीर श्रेया के चेहरे को देखते हुए एक हाथ को आगे बढ़ा के धीरे से श्रेया के सीने पर रख देता। अधीर के हाथ को अपने सीने पर महसूस करते ही श्रेया की पकड़ अधीर की कंधे पर कस गई, लेकिन उसने अपनी आंख नहीं खोली। वही अधीर श्रेया के आंख न खोलने पर अपने हाथों की हरकत श्रेया की बॉडी पर बढ़ाता है। अधीर के हाथ श्रेया की बॉडी के हर एक पार्ट को छू रहे थे। साथ ही अधीर अब झुक के श्रेया की बॉडी पर अपने होठों को फेरने लगा। अधीर के होठों को अपनी बॉडी पर चलते महसूस करके श्रेया लंबी लंबी सांस लेते हुए खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी। अधीर श्रेया की बॉडी पर अपने होठों को फेरते हुए अपने हाथों की मदद से श्रेया की बॉडी से उसके बाथरोब को निकाल बेड के नीचे गिरा देता है और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। अधीर श्रेया की बॉडी पर अपने होठों को फिराते हुए श्रेया के पूरे चेहरे को चूमने लगा, जिसे बीच श्रेया की एक सिसकी निकल गई। श्रेया की सिसकी सुन अधीर अपना सर उठा के श्रेया को देखने लगा, जो अपनी आंखें नीचे लेटी थी। श्रेया की आंख नीचे देख अधीर कुछ पल श्रेया के चेहरे को देखता है और वापस झुक के उसके होठों पर अपने होठ रख देता ही और उसे किस करते हुए अपनी कमर मूव करते हुए प्यार करने लगा। कुछ ही देर में उस शांत करने से श्रेया की मादक आवाज के साथ अधीर की भारी हो रही सांसों का शोर उस कमरे में गूंजने लगा। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।